हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई के एडिशन में। आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली, आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में इसको पढ़ेंगे पूरा, तो आप इसको थोड़ी देर तक आप आराम से बैठिए, इसको पढ़ें तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों को एक ही चैप्टर में क्यों रखा गया है। क्योंकि देखिए, अल्कोहल फिनॉल दोनों में तो OH पाया जा रहा है, पर ईथर में OH नहीं है। पर उसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ऑक्सीजन होता है। ये बॉन्ड जो है ना, वो तीनों में कॉमन है। इसी वजह से इन तीनों टॉपिक्स को एक ही चैप्टर में रखा जाता है। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अगर कभी OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से जुड़ेगा तो उसका नाम अल्कोहल होगा। अगर वही एरोमेटिक से जुड़ेगा तो उसका नाम फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे इट इज अटैच टू द साइड चेन। अगर कभी वो कोई साइड चेन यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा हुआ है, उससे जाके जुड़ता है एरोमेटिक रिंग, तो भैया उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल। इन फिनॉल द OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। ठीक है, जैसे कि C6H5OH फिनॉल ये है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेन वन टू और मेनी थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया मोनो डाई ट्राई में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें एक OH पाया जाए मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बियरिंग द OH ग्रुप। देखिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हेलोकेन हेलोरीन में, वहाँ पे जैसे जहाँ पे X लगा हेलोजन लगा होता था, बस वहाँ पे इसमें OH लगा देना है और कुछ भी नया नहीं है। पहली हेडिंग हमारी आएगी कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मेथनॉल, एथनॉल, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको में जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। नेक्स्ट लिखा है दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल्स। इनको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, CH3OH और C2H5OH। सेकेंडरी अल्कोहल ये हो सकता है और टर्सरी अल्कोहल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है इनका? CH3 का होता है COH नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये जो ऊपर लिखा है उसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। जबकि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसका नाम एलाइल अल्कोहल है, और ये जो होता है C6H5CH2OH ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल होता है। तो इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड के। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। देखिए, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स जो आपको पढ़ने हैं एक्चुअली इसमें, तो देखिए इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमारा है विनाइल अल्कोहल। इसमें जो Ca होता है ये इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। दूसरा हमारा फिनॉल, जो फिनॉल होता है वो मेनली इसी का एग्जांपल होता है, यानी कि फिनॉल में OH जिस कार्बन से लगा होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ठीक है, आगे लिखा है इन अल्कोहल एंड फिनॉल द ऑक्सीजन आइटम ऑफ OH ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड COH हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल बनते कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को बनाएंगे एल्कीन से। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे वाटर को ऐड करने की बात हो रही है, तो यानी कि H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में होगा। जैसे में यहाँ पर H और यहाँ OH यानी कि जुड़ेगा और हमारा एथनॉल बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका मेथड क्या हो सकता है प्रिपरेशन का। तो देखिए, दूसरा इसका मेथड है प्रिपरेशन का हमारा, अगर हम लोग आइसोब्यूटीन यूज़ करते हैं उसमें भी H2O को जोड़ेंगे तो सिमिलरली ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देगा। कुछ नया नहीं है, कंपाउंड बड़ा होने से रिएक्शन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, जो यहाँ हो रहा था वो पीछे यहाँ भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग इस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे H2O के साथ तो ये OH सेकेंड पे लगेगा और यहाँ पे H लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। ठीक है, हमेशा जो एल्कीन्स होते हैं वो मार्कोनी का, जो असिमेट्रिक एल्कीन्स होते हैं वो हमेशा जो जुड़ रहा होता है एडीनियम उसको मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तब तक जब तक यहाँ पे एरो पे पेरोक्साइड ना लिख जाए। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स आल्सो गिव अल्कोहल बट द एडिशन इज अगेंस्ट द मार्कोनी का रूल। एक और हमारा होता है जिस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये ऐसी रिएक्शन एक्चुअली जो मार्कोनी का रूल्स को फॉलो नहीं करती, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जुड़ती अटैच होती है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग 3 मोल लेते हैं इसके एल्कीन के और इसकी रिएक्शन हम BH3 से कराते हैं तो हमारा ट्राई प्रोपाइल ब्रोबेन ब्रोपेन यानी कि बोरेन सॉरी CH3 का CH2 का होल थ्राइस बी फॉर्म करता है। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग दोबारा H2O2 से कराते हैं 3 मोल लेके, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 3 OH, इस बी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, यानी कि एक CH3 CH2 को एक OH मिल जाएगा, यानी कि 3 मोल अल्कोहल के बन जाएंगे। एक हमारा BOH का होल थ्राइस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आप लोग रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्चुअली अल्कोहल और हेलोकेन में कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पर
एरो एल्केन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, और यहाँ पे जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, अगर हम लोग एक्वस KOH को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर KX बाहर निकलेगा और OH यहाँ लग जाएगा। याद रखिए, अगर यहाँ पर ये अल्कोहलिक होता तो यहाँ पे बिल्कुल ये रिएक्शन ना होती और एल्कीन बन जाता। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल तो ये 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। अगर आप कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो वो 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन 4 नेसेंट हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ईस्टर भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर अल्कोहल बनाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हमारे पास, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी, रिडक्शन में बी डन विद द हेल्प ऑफ H2Ni LiAlH4 Na CO2OH। इतने सारे कैटलिस्ट में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये सब के सब इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देंगे। नेक्स्ट लिखा है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। अगर हम लोग RCOOH यूज करें प्लस में 4 नेसेंट हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के 2 H यहाँ से एक O को लेकर H2O बना देंगे, और जो बचेंगे 2 हाइड्रोजन हमारे वो इस वाले कार्बन के पास जुड़ के RCH2OH बना देंगे, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, देखिए LiAlH4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, देयरफॉर एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ईस्टर्स एंड देन रिड्यूस्ड बाय H2 कैटलिस्ट और Na CO2OH, ठीक है। मेनली तो भैया ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम लोग इसको और इसको यूज ज़्यादा करते हैं रिएक्शंस में। अगर हम लोग RCOOH से ईस्टर फॉर्म करें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन H2 से करा दें, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करें इसको, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा हमारा, RCH2OH बनेगा और एक ROH बनेगा, यानी कि 2 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल बन जाते हैं। ईस्टर्स में बी हाइड्रोलाइज टू एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। अगर हम लोग ईस्टर्स कोई रिएक्शन H2O से करा दें तो ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि ये डाइल्यूट H2SO4 होगा। इसकी रिएक्शन से ये H+ और OH- में ब्रेक होगा और हमारे पास अल्कोहल और एसिड अलग बन जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा सेपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर मतलब ये होता है कि अगर आप कभी किसी ईस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं जो कि एक्वस फॉर्म में होगा तो वो सोप का फॉर्मेशन करता है और एक अल्कोहल का मोल बनता है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सेपोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन को आप इज्जत से बिल्कुल पढ़िएगा। कभी भी अगर आप 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा वो अल्कोहल को फॉर्म करेगा, N2 और H2O गैस बाहर निकल जाएगी। ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आगे के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हम प्रिपरेशन में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट से। देखिए, ग्रिग्नार रिएजेंट क्या करता है, एक्चुअली अगर आप कभी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और अगर आप कभी कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कभी इसकी रिएक्शन कराते हैं एस्टल्डिहाइड से तो वहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो आपको जैसे एग्जाम में जो बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। ये एक्चुअली बॉन्ड ऐसे टूटता है कार्बोनिल ग्रुप का, यहाँ पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आता है, MgX पे हमारा माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है, और R पे माइनस होगा। ये माइनस वाला जो पार्ट है हमारा वो कार्बन के पास जुड़ेगा, और ये जो प्लस वाला पार्ट है वो O के पास जुड़ेगा। तो एक तरफ R लग जाएगा, एक तरफ हमारा OMgX जुड़ेगा। वाटर अगर दोबारा इसमें हम ऐड करेंगे तो H यहाँ आएगा, OH इधर आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना तो यहाँ पे OH बन जाएगा। यानी कि अल्कोहल का बनाने का मेथड कुछ ऐसे होता है कि तीनों से रिएक्शन आप आराम से करिएगा। अगर आप HCHO यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद। CH3CHO अगर आप यूज़ करते हैं तो जब ये ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कभी CH3COCH3 यूज़ करते हैं तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये आप याद रखेंगे बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। देखिए, ऑक्सो प्रोसेस क्या होती है, अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2 की रिएक्शन करेंगे, CO का होल 4 का होल ट्वाइस ये कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले ये फॉर्म करेगा, प्रोपेनल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये CO यहाँ इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे तो ये बन, यहाँ का एक H यहाँ जोड़ देना, CH3 CH2 CHO बन जाएगा ये। और उसके बाद अगर हम दोबारा इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये 1 प्रोपेनॉल फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है, देखिए फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अगर कभी आप सुक्रोज की रिएक्शन H2O से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म करता है। ग्लूकोज की अगर हम दोबारा जाइमेज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल एथनॉल के बनेंगे और 2 CO2 बाहर निकल जाएगा। दूसरा मेथड हमारा इसी में दे रखा है B नंबर, उसको हम फोकस करते हैं B वाले को। देखिए,
अगर हम लोग स्टार्च यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो एंजाइम डाई एस्टीएज, तो ये क्या करता है, एन मोल्स किसके, माल्टोज के बनाएगा। अगर हम माल्टोज की रिएक्शन H2O से करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर से हम जाइमेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो 2 मोल एथनॉल के बना के CO2 बना देगा। तो ये हमारे पास जो चल रहे थे मेथड, ये सब के सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल थे। अब हम बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल कैसे बन सकता है, अगर हम CO और 2H2 को आपस में रिएक्ट कराएं इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 और 573 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर को यूज़ करें तो ये सीधा हमारा CH3OH में कन्वर्ट होता है। कोई भी चीज़ जब बहुत आसानी से किसी चीज़ में कन्वर्ट होती है तो एरो पे कैटेलिस्ट के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हम फिनॉल कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फिनॉल को हम बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर से रिएक्ट कराएंगे, उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो हमारा ये N2 रिलीज होगा। यहाँ का जो वाटर ब्रेक होगा हमारा H प्लस और OH माइनस में, ये H अपना Cl लेकर HCl बना देगा, OH यहाँ लग जाएगा और हमारा फिनॉल बन जाएगा। अगर हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड का, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले हमारे पास C6H5 सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और अगर हम इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl से करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा बाय फ्यूजिंग सल्फोनेट्स विद NaOH। अगर हम सल्फोनेट की रिएक्शन 2NaOH के साथ करेंगे तब भी ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जिसकी रिएक्शन फर्दर हम अगर हम HCl से कराएंगे तो फिनॉल और NaCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ग्रिग्नार एजेंट की हेल्प से हमें बनाना है फिनॉल। ग्रिग्नार एजेंट से फिनॉल कैसे बनेगा, देखिए जो ग्रिग्नार एजेंट लिखा हुआ है ये एक ऐसा एजेंट है जिससे शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर हम लोग ग्रिग्नार एजेंट की ये जो लिखा हमने C6H5 MgBr की रिएक्शन हाफ O2 से कराएं तो ये O यहाँ बीच में आके लग जाएगा। हाफ O2 का मतलब ये सिंगल ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर वाटर से कराएंगे तो H इधर आएगा और OH यहाँ पर आएगा, यानी कि हमारा MgOH बाहर निकल जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसमें सबसे पहला आता है डाउ प्रोसेस, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नया नहीं है। अब जब हैलरकेन हैलोरिन पढ़ेंगे तो हमको डाउ प्रोसेस उसमें मिल जाएगी, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। अगर आप कभी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2NaOH के साथ करते हैं इन कंडीशंस के साथ तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। दोबारा अगर हम लोग इसकी रिएक्शन HCl के साथ करें, H और Cl, तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा और ये हमारा फिनॉल बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। डाउ प्रोसेस आप जरूर पढ़ें, आप किसी भी बोर्ड से हो आप डाउ प्रोसेस को जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमीन। ये कई बार यूपी बोर्ड में कन्वर्जन पूछा गया है कि क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बना सकते हैं, तो इसको मेनली यूपी बोर्ड वाले बच्चे जरूर पढ़ें। क्यूमीन से क्या करना है आपको, अगर हम कभी बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराते हैं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो जो कंपाउंड बनता है एक्चुअली उसका नाम या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं आप, या उसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है। इसका अगर आप एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन C और H होता है इसी के बीच में 2 ऑक्सीजन जा करके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं ऐसे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा CH3CO बाहर निकल जाएगा, यानी कि CH3CO फिर ये वाला CH3, इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा। ये जो OH बचेगा वो इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। तो ये एक एक्चुअली कन्वर्जन है बेंजीन टू फिनॉल, या फिर आपसे पूछा जा सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनॉल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसमें क्या होता है देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हायर देन एक्सपेक्टेड, इट इज बिकॉज दे आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर molecules, therefore alcohols are soluble in water. Phenols also form hydrogen bond with water, but phenols are less soluble in water due to presence of large hydrocarbon part. देखिए भैया अल्कोहल में कोई बड़ा ग्रुप नहीं पाया जाता, लेकिन फिनॉल में एक बल्कि ग्रुप होता है C6H5, जिसकी वजह से वो पार्सली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों फॉर्म करते हैं। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल वेयर एज फिनॉल्स आर वीक एसिड्स। जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि फिनॉल्स हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल क्या होता है, 1 डिग्री फिनॉल सब सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2, फिर 3 होता है। ये आप ऑर्डर को याद रखेंगे कि किसी भी जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को करने के लिए सबसे आगे 1 डिग्री भाग के जाएगा, फिर 2, फिर 3 जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो अगर हम कभी अल्कोहल की रिएक्शन किसी मेटल से कराएंगे तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और एल्कोक्साइड को फॉर्म करेगा। अगर हम अल्कोहल से कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, फिनॉल से कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद NaOH। अगर आप ROH की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो आप याद रखिएगा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी
जबकि आप फिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है और H2O रिलीज होता है। अगर आपको अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना हो, अलग करना हो, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या कहती है। कभी भी अगर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड यूज करते हैं, प्लस में अगर हेलो एल्कीन आता है, तो वो ईथर का फॉर्म करेगा, यानी ईथर बन जाएगा। इसी रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये देखिए अलग अलग इसमें इन्होंने रिएजेंट यूज किए जो आपको बनाना हो। अगर आपको सिंपल ईथर बनाना है तो ये यूज करेंगे। अगर आपको सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन आप CH3I से करते हैं, तो ये बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाएगा, जिस कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम होता है एनिसॉल। अगर हम लोग C6H5ONA की रिएक्शन C2H5I से करेंगे, तो पर्टिकुलर वहाँ पे एरो पे जुड़ जाएगा, वो बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा OC2H5, जिस कंपाउंड का नाम फेनेटॉल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। अब देखिए ईस्टर कैसे बन सकता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि हमारा एक कैटेलिस्ट होता है जिसका नाम होता है कंसनट्रेट H2SO4, जिसका काम होता है एक्चुअली वाटर को रिमूव करना। तो कभी आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को पास पास लाएंगे तो H और OH बाहर निकल जाएगा और वो ईस्टर को फॉर्म करेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा लिखा है एसिड क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन भी अल्कोहल से करेंगे तब भी ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड भी इस काम को अल्कोहल के साथ बखूबी करता है और यहाँ पे हमारा ईस्टर और एसिड दोनों बन जाते हैं। एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये फॉर्म करता है CH3COO C6H5, यानी कि फिनाइल एसीटेट फॉर्म करता है, प्लस में HCl बाहर निकलेगा। अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करें, प्लस में C6H5OH हो, तो भी ये कंपाउंड हमारे पास सेम बनेगा, प्लस में एक मोल एसिटिक एसिड का बन जाता है। CH3COOH प्लस C2H5OH की रिएक्शन करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वो भी किस फॉर्म में, कंसनट्रेट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे वाटर हमारा बाहर निकल रहा है, तो ये वाला H और ये OH बाहर निकलेगा और ये हमारा ईस्टर फॉर्म करेगा, ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे हम बात करते हैं ईथर के बारे में। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं इसकी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईथर के बारे में। तो देखिए इसमें नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम लोग अल्कोहल फिनॉल को बना रहे थे, अब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से ही इनको हम बर्बाद भी करेंगे। अगर हम लोग ROH, यानी कि R की जगह आप CH3 CH2 C2H5 कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन कभी भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे तो वो हमेशा एक हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन फॉर्म करता है और MgOR बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। अगर आप इसकी रिएक्शन फिनॉल से करेंगे तब भी ये CH4 बनाएगा और जहाँ पे O6H5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड फिजन। जब कभी C और O के बीच का बॉन्ड फिजन होगा, यानी कि टूटेगा, तो उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल की, वो पहले से अपोजिट हो जाएगी। पहले 1 to 3 था, अब 3 to 1 हो जाएगा, यानी इस काम को 3 डिग्री सबसे ज्यादा करेगा। आगे लिखा हुआ है देखिए फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, प्लस में ZnCl2 यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये H2O बाहर निकलेगा और Cl यहाँ लग जाएगा, ये हमारा हैलो एल्केन फॉर्म करेगा। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें POCl3 तो बनेगा बनेगा, कन्फर्म है, एक HCl बनेगा और बाकी जो कुछ बचे वो आप लिख दीजिएगा। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करते हैं तो इसका कंपाउंड बनेगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। मैंने आपको पहले ही बताया था इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है जिसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जिंक से करें तो ये हमारा ZnO बाहर निकलेगा और ये वाला H यहाँ लग जाएगा और C6H6 बनेगा। और आपको अच्छे से पता है कि C6H6 बेंजीन होती है और बेंजीन का प्रिपरेशन कन्वर्ट कैसे करते हैं आप फिनॉल को बेंजीन में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इस रिएक्शन को जरूर पढ़ें। रिएक्शन विद NH3, अगर कभी आप एथनॉल की रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे तो वो एमीन का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। अगर आप दोबारा इसी रिएक्शन को करते हैं तो 2 डिग्री एमीन बनेगा, फिर से आप इसी रिएक्शन को करेंगे तो 3 डिग्री एमीन बनेगा, लेकिन ये हॉफमैन अमोनोलिसिस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर C6H5OH की रिएक्शन आप NH3 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ, तो ये एनिलीन बनाएगा और वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH एंड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर कभी आप एथेनॉल को डिहाइड्रेशन यानी कि यहाँ से H2O को रिलीज करेंगे तो वो एल्कीन फॉर्म करता है। अगर इसके 2 मोल लेंगे आप तो ये डाईइथाइल ईथर बनाएगा। टेम्परेचर के हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर कभी आपको एग्जाम में 443 केल्विन पर टेम्परेचर पर काम करने के लिए कहा जाए तो आप एल्कीन बनाएंगे। इसी टेम्परेचर को अगर 413 कर दिया जाए तो आप हमेशा वहाँ पे ईथर बनाएंगे। जब टेम्परेचर कम होगा
तो हमेशा ईथर बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इथीन बनेगा, इसको आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम Al2O3 की प्रेजेंस में भी ये काम कर सकते हैं जो काम कंसनट्रेट H2SO4 करता है। अगर हम लोग 2 मोल इसके यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। द ईच डिहाइड्रेशन इज टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किस में होता है? टर्सरी में, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी में होता है। यानी कि अगर हम लोग एथनॉल को H2O रिलीज करेंगे तो उसमें इथीन बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल में रिलीज करेंगे तो प्रोपीन बनेगा, और अगर हम 3 डिग्री में रिलीज करेंगे तो आइसोब्यूटीन बनेगा। और सबसे जल्दी इस काम को आइसोब्यूटीन ही करे, ये वाला कंपाउंड करेगा 3 डिग्री वाला। नेक्स्ट हम लोग आगे पेज पे चलते हैं आगे की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। तो इसमें हमारा नेक्स्ट लिखा है ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एंड H2SO4। तो देखिए अगर कभी आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले वो एल्डिहाइड बनाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर वो एस्टर बनाएगा। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर पहले वो कीटोन बनाएगा, बाद में वो क्या बनाएगा? CH3COOH बनाएगा, और 1 मोल बनता है हमारा। वैसे यहाँ पर CO2H2O बन गया है। अगर हम यहाँ पर कंसनट्रेट HNO3 यूज़ करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एसीटोन बनाएगा, और इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करने पर CH3COOH बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए डिहाइड्रोजिनेशन आपको जब भी करना हो तो आप कॉपर के पास जाएंगे। कॉपर जो होता है वो डिहाइड्रोशन बढ़िया करता है, डिहाइड्रोजिनेशन अच्छा करता है। इस हेडिंग का मतलब होता है H2 को रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे कॉपर के साथ साथ 573 टेम्परेचर यूज़ करना, आपको इसको नहीं भूलना है। ये कुछ जगह 575 भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों लिख देना। दोनों में से कोई भी लिख देना, गलत नहीं होगा वो। अगर कभी आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं, कैटलिस्ट तीनों में सेम रहेगा तो वो आइसोब्यूटीन फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, अब हम बात करेंगे फिनॉल कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन। जब भी ये लिखा होगा एरो पर CH2 तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे Br को जोड़ेगा, प्लस में HBr निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर जो OH लगा हुआ है उसको हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, बेंजीन के हाइड्रोजन्स को रिलीज करना होता है इसमें। अगर हम लोग इसी फिनॉल की रिएक्शन 3Br2 के साथ करेंगे, अगर ये CH2 को हटा दें तो 3 जगह Br जुड़ता है और इस कंपाउंड का नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन के लिए क्या होता है? अगर आप कभी फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे 293 केल्विन पर तो एक बार आर्थो पे NO2 लग जाएगा, एक बार पैरा पे लगेगा, प्लस में 2 मोल हम वाटर हमारे रिलीज हो जाएंगे। ऐसे कंपाउंड का नाम आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लोग फिर यहाँ पे जो डाइल्यूट लिखा था तो डाइल्यूट की जगह पर हम लोग कंसनट्रेट वर्ड यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो पहले डाइल्यूट लिखा हुआ था, अगर हम उसके जगह कंसनट्रेट वर्ड को यूज़ करें, ये जहाँ पहले डाइल्यूट लिखा हुआ था, तो इस बार क्या होगा? 3 जगह NO2 जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड का नाम पिक्रिक एसिड होता है, जिसका IUPAC नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड? हमको क्या करना है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 कराएंगे तो वो पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? अगर आप फिनॉल की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो आर्थो पर एक बार SO3H एक बार पैरा पे लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कभी यहाँ पे एक्चुअली टेम्परेचर का है, अगर आप कभी 293 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करेंगे कम टेम्परेचर पर SO3H आर्थो पे लगेगा, 373 यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो SO3H ग्रुप है वो पैरा पे जुड़ेगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिजेक्शन। इसमें क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट आपने पहले ही पढ़ रखा है। इसमें क्या होगा? बेंजीन में आर्थो पे CH3Cl लग जाएगा, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, और इस कंपाउंड का नाम आर्थो पैरा क्रिसॉल होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, OCH3 अगर एक साथ लग जाए तो वहाँ पे क्रिसॉल नाम दिया जाता है फिनॉल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्बे रिएक्शन। देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, पहले आपको क्या करना है, कोल्बे रिएक्शन में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो ये बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन दोबारा CO2 से कराने पर 400 केल्विन टेम्परेचर 4 to 7 ATM प्रेशर लेने पर ये क्या करता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा, जिसकी रिएक्शन अगर आप HCl से करेंगे तो H यहाँ और Cl यहाँ आएगा तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर कभी फिनॉल हमारा सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग आती रहती है। तो कोल्बे रिएक्शन कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप उसको याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हमारा रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। देखिए रीमर टीमर रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली,
अगर आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करेंगे और यहाँ पर 3 मोल ले लेंगे आप KOH के, तो ये सीधा सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। प्लस में यहाँ पे क्या होता है हमारा 3KCl और 2H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 3KCl बाहर निकलेगा, प्लस में 2H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है कपलिंग रिएक्शन। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के साथ करते हैं तो इन दोनों को कंपाउंड को ऐसे लेट के बनाएंगे आप, जिससे ये HCl निकालने में आपके लिए आसानी रहे। ये दो जो N है दो, वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे और इस कंपाउंड का नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या फिर इसको हम ऑरेंज डाई बोलते हैं। जिस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, कपलिंग रिएक्शन, यानी कि इनका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और फिनॉल का आपस में कपल बना देना, जुड़ जाना, कंबाइंड हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अगर कभी आप फिनॉल की रिएक्शन किससे करते हैं, एसिटिक थैलिक एनहाइड्राइड से करेंगे, सॉरी एसिटिक नहीं थैलिक होगा, तो फिनोप्सिलीन फॉर्म होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन HCHO के साथ करेंगे तो बैकेलाइट एक पॉलीमर होता है, उसको फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में। देखिए फ्राइज रीअरेंज रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास फिनॉल की रिएक्शन अगर हम करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ का H यहाँ का CH3COO के साथ कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड बना देगा और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OCOCH3। इसको दोबारा अगर हम लोग AlCH3 प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये COCH3 एक बार यहाँ पे लगेगा आर्थो पे और एक बार ये पैरा पे लग जाता है। जहाँ पे कंबाइंड होता है वहाँ का H रिलीज होकर O के पास चला जाएगा तो वो फिनॉल बना देगा। यानी कि पहली बार हमारे पास बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और दूसरी बार हमारे पास बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अगर हम फिनॉल के 3 मोल ले लें, उसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ कंबाइन करें तो कंपाउंड बनाता है C6H5O का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl। ये जो कंपाउंड होता है उसका कलर वॉलेट होता है, जिसका नाम फेरिक फिनॉक्साइड होता है। ये एक्चुअली फिनॉल का पर्टिकुलर एक टेस्ट है, जब कभी आपको फिनॉल को किसी दूसरे कंपाउंड से सेपरेट करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा अल्कोहल फिनॉल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर के बारे में। देखिए ईथर क्या होता है, ROR। जब कभी कोई ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप से कंबाइंड होता है तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम ईथर होता है। अभी ये बनता कैसे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, देखिए अगर आप Ag2O की रिएक्शन एल्काइल हेलो एल्केन से कर दें या एल्काइल हैलाइड से कर दें तो ये 2AgBr बाहर निकलेगा और ये ईथर बनाएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ईथर के फॉर्मेशन के लिए, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको आप सीखेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि हेलो एल्केन जो होते हैं उसको 3 डिग्री अगर आप यूज़ करेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे आप सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो वो ईथर फॉर्म नहीं करेगा, वो एल्कीन बना देगा। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर आप कभी टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो वो एल्कीन को फॉर्म करेगा, लेकिन जब आप कभी टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ करेंगे तो वो अगर उसकी रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ईथर को फॉर्म करेगा। यानी कि ये तो टर्सरी हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड जो आप यूज कर रहे हैं वो 3 डिग्री हो सकता है ईथर के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कभी भी ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री यूज नहीं होता है। उसको यूज होते होते क्या फॉर्म करता है, ये एल्कीन को बना देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक ईथर्स। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन C6H5ONa की रिएक्शन CH3Br से करेंगे तो ये क्या बना देगा, एरोमेटिक ईथर का भी फॉर्मेशन करते हैं। आगे लिखा हुआ है it is important to know that for the preparation of tertiary ethers alkyl halides should be primary and alkoxide should be tertiary। ये मैंने आपको जो बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, it is आगे लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, it is because tertiary alkyl halide get dehydrogenated and gives alkenes। for this preparation of aromatic ethers alkyl halide is taken। it is because aryl halide C6H5Cl C6H5Br etc do not undergo nucleophilic substitution easily due to resonance। there is a double bond character in CCl and CBr bond and it is difficult to break the double bond in aryl halide। ये हम समझ चुके होंगे। वैसे आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एल्कीन कब बनता है और ईथर कब बनता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ईथर को डाइएजोमीथेन की हेल्प से। अगर आप एथनॉल की रिएक्शन करते हैं CH2N2 के साथ तो ये N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये CH2 हमारा इस H के साथ कंबाइंड होकर ईथर बना देगा। ठीक है, अगर आपको फिनॉल यूज़ करेंगे तो हमारा एनिसॉल बन जाएगा। एल्कीन की रिएक्शन अगर हम लोग एथनॉल से करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक जगह आपको H जोड़ देना है, एक तरफ आप OC2H5 जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3OCH2Cl।
इस कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन प्लस CH3 MgI की रिएक्शन अगर आप करेंगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाए। ये एक जुगाड़ है एक टाइप का और कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं अल्कोहल से ईथर कैसे बन सकता है। अगर आप कभी अल्कोहल के 2 मोल यूज करें, कितने मोल लेने हैं आपको अल्कोहल के 2 मोल। देखिए अगर हम 2 मोल अल्कोहल के लेते हैं, उसको कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे हीट करेंगे, पहले हमने पढ़ रखा है, तो डाइथाइल ईथर बनाएगा और H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया प्रॉपर्टीज। COC यानी कि जो ईथर में बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथरसीज कितना होता है 110 डिग्री। इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप। जो दो CH3 ग्रुप होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर पॉजेज नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ डाई मिथाइल ईथर इज 1.3 d। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर साज कंपेरेबल ऑफ दोज एल्केन्स बट आर लेस देन अल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। एल्केन से तो ज्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, पर अल्कोहल से कम होता है। इट इज ड्यू टू वीक पोलरिटी ऑफ ईथर, क्योंकि जो हमारे ईथर्स होते हैं वो वीक पोलर होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ईथर की रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सबसे पहले CO बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है वो वाली रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा क्या होता है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr और फिर HCl होता है। अगर कभी आप डाइथाइल ईथर की रिएक्शन HI के साथ करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन पे, तो ये हमारा एथनॉल फॉर्म करेगा और C2H5I बन जाएगा। ठीक है। इफ HI इज यूज्ड इन एक्सेस, अगर आप HI को एक्सेस में यूज करते हैं तो हमारे पास 2 मोल बन जाएंगे किसके, सोडियम आयोडो इथेन के, और H2O बाहर निकल जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर लार्जर एल्काइल ग्रुप फॉर्म अल्कोहल। अगर हमारे पास जो ईथर हो वो अनसिमेट्रिकल हो, यानी कि दोनों तरफ ग्रुप जो है वो अलग अलग हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा जो बड़ा ग्रुप होगा, जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो अल्कोहल को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3OC2H5 जो लिखा हुआ है, इसमें जो बड़ा ग्रुप है ये C2H5 ये अल्कोहल को बनाएगा, और जो छोटा ग्रुप है बेचारा ये क्या करेगा, ये I को अपने साथ लेकर अलग हो जाएगा। आप यहाँ भी ये चीज़ देख सकते हैं, CH3I बन जाएगा जबकि C6H5 हमारा अल्कोहल बना देगा, यानी कि फिनॉल बना देगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। लिखा है व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी द हैलाइड फॉर्म इज टर्सरी हैलाइड। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप इनमें से कोई भी ग्रुप आप यूज करते टर्सरी होगा तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, टर्सरी हैलाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये टर्सरी हैलाइड के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका अपोजिट है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, अगर आप कभी ईथर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, 2 मोल अल्कोहल बन जाएंगे। इसके लिए आपको एरो पे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना होगा। आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो डाइल्यूट H2SO4 होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पर H2O का एडेशन का काम करता है। कंसंट्रेट क्या करेगा, H2O को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद PCl5। मैंने कहा था जब भी रिएक्शन PCl5 से होगी तो POCl3 को कंफर्म निकलेगा निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अगर आप एथनॉल डाइथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ईस्टर बनेगा, और एक हमारा C2H5Cl बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड से करते हैं तब भी ये क्या बनता है, 2 मोल एथाइल एसिटेट यानी कि ईस्टर के 2 मोल बना देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अगर कभी ईथर की रिएक्शन BF3, जो BF3 होता है एक्चुअली बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फैमिली होती है, इनको हमेशा लोन पेयर्स की भूख होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भूख रहती है, तो क्या करेगा, ये बेचारा गरीब होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मांगने जाएगा, ये इसको ऑक्सीजन इसको दया आ जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इनके बीच में एक जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर कभी शेयरिंग एक ही साइड से होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड का नाम बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट होता है। अगर आप इसकी जगह HCl यूज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हमारा डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बन जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरी आगे, ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। अब देखिए एल्काइल ग्रुप होता है उससे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, ईथर में जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं, उनकी मदद से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है ईथर, उसको देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है हेलोजिनेशन। अगर कभी आप डाइथाइल ईथर का हेलोजिनेशन करेंगे, Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये अंधेरे में होती है, डार्क में होती है, डार्क लिख देंगे आप एरो पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह से H निकालेंगे, यहाँ से H निकालना आपको, यानी कि यहाँ से HCl निकालना, यहाँ से HCl बनाना, और एक एक Cl यहीं पे लगा देना। इस कंपाउंड का नाम अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर होता है। ये रिएक्शन पर्टिकुलर जब हम करते हैं तो लगभग गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर Cl यहाँ लिखते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, जब भी कभी ईथर का आप हेलोजिनेशन करेंगे तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर फॉर्म करेगा। अगर आप 10Cl2 यूज़ करते हैं तब ऐसी कंडीशन, सनलाइट जब आप लिखेंगे एरो पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
5 के पाँचों सी यहाँ H हट जाएंगे, यहाँ के पाँचों हाइड्रोजन हट जाएंगे और दोनों जगह Cl लग जाएगा। 5 Cl इधर 5 Cl इधर लगेंगे और 10 HCl हमारे बाहर निकल जाएंगे। इस कंपाउंड का नाम पर क्लोरो डाइथाइल ईथर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, अगर कभी आप डाइथाइल ईथर की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या करता है ये यहाँ पे एक H बाहर करेंगे आप और ये क्या करेगा OOH को फॉर्म करता है, यानी कि 1 एथॉक्सी इथाइल हाइड्रो पेरोक्साइड फॉर्म करता है। ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप कभी जो हमारा कंपाउंड होता है एनिसॉल, उसकी रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CH2 कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, तो क्या होगा एक बार आर्थो पे Br लगेगा, एक बार पैरा पे, यानी कि कंपाउंड हमारा बन जाएगा आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल। अगर आप एनिसॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं तो एक बार NO2 हमारा आर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो पैरा, आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल, प्लस में 2 मोल वाटर के बाहर निकल जाएंगे। ये काम कब होगा जब आप पैरों पर HNO3 और H2SO4 यूज करते हैं। तो ये हमारा जो हमने पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देके 30 मिनट का समय देंगे और उसको रिवाइज करेंगे तो पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर आपका रिवाइज हो जाएगा और उम्मीद है कि आपके ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन नेम रिएक्शन है वो आपकी नहीं छूटेंगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।